हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पे। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे राजनीतिक शास्त्र यानी क्लास 10th के बारे में, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, सिविक्स के बारे में। तो आइए समय को देखते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। एक बात और कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैंने कॉन्सेप्ट को बताते हुए कुछ क्वेश्चंस भी बताए हैं यहाँ पे, तो आइए देखते हैं। जब तक आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से फुल नहीं देखिएगा तब तक कैसे समझ में आएगा। किसी भी कहानी को समझने के लिए पूरी कहानी देखनी पड़ती है, बीच में कुछ समझ में आता है और फिर एंड तक देखिएगा तो पूरी तरह समझ में आ जाता है। तो मैंने कुछ इसी तरह आपको इस वीडियो में समझाऊंगा ताकि अच्छा से अच्छा आप लोग समझ सकें और कहीं से भी क्वेश्चन आए तो बेधड़क आप लोग दे सकते हैं। 1 चैप्टर क्लियर हो जाएगा, एकदम गारंटी है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, सत्ता की साझेदारी। बेल्जियम एक देश है छोटा सा। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो क्षेत्रफल में भारतीय राज्य हरियाणा से भी छोटा है। बेल्जियम एक छोटा सा देश है जो यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में भारतीय राज्य हरियाणा से भी छोटा है। बेल्जियम के पड़ोसी देश जो हैं क्रस है, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्सबर्ग है ना। फिर बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। बेल्जियम की जो राजधानी मतलब आबादी है वो 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है। ठीक है, देखिए बेल्जियम की आबादी में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों की प्रतिशत यानी यहाँ पे डच होगा, डच 59% एंड फ्रेंच जो है 40%, जर्मन 1% और 5 ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। यानी कि देखिए बता देता हूँ, अच्छा से समझ लीजिएगा। जो यहाँ पे है कि डच बोलने वाले लोग जो थे वहाँ पे मतलब बेल्जियम में 59% लोग थे और फ्रेंच बोलने वाले 40% थे और जर्मन बोलने वाले लोग लगभग 1% थे। ठीक है, और ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। एचनिक या जातीय ऐसी सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपने संस्कृति को अलग मानता है, यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए श्रीलंका के बारे में देखते हैं। अब श्रीलंका तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है स्थित एक द्वीपीय देश है। देखिए श्रीलंका जो है वो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है और श्रीलंका की आबादी में विभिन्न जातीय समूह का प्रतिशत जो है वो है सिहली जो है 74%, तमिल 18% और ईसाई जो है 7% और अन्य 1%। ओके, जो तमिल में थे 18%, जिसमें अस्थायी लोग थे 13% और भारतीय मूल थे 5%, जिसमें हिंदू मुस्लिम मिला के थे, और ईसाई लोग जो थे 7% यानी कि सिहली तमिल थे, और सिहली जो थे 74% जो थे वो थे बौद्ध धर्म के लोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं इलम। अब देखिए इलम को समझते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर जहाँ ना समझ में आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, देखिए ये समझते हैं इलम। इलम का मतलब होता है कि यह तमिल भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सरकार। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यह तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सरकार। यानी कि सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सन 1956 में सिहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। ये सब देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है क्या, तो श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो 1948 में बता सकते हैं आप लोग। और सिहली जो है राजभाषा घोषित कब किया गया, 1956 में। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। ठीक है, अब देखिए बहुसंख्यकवाद यानी कि बहुसंख्यकवाद जो है ऐसी मान्यता है जिसमें समझा जाता है कि कोई बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे ढंग से देश प्रशासन कर सकता है। देखिए इसको समझिए, बहुसंख्यकवाद क्या होता है। बहुसंख्यकवाद यानी कि ज़्यादा लोग और उन्हीं की फैसला चलना। अगर मान लीजिए ज़्यादा लोग जिस पार्टी में रहेंगे तो वो अपनी मनमानी करेंगे और जहाँ कम लोग रहेंगे उनको दबा दिया जाएगा। क्यों, मान लीजिए तो यहीं पे दिया गया है कि ऐसी मान्यता जिसमें समझा जाता है कि कोई बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है और क्या है, और अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत को अवहेलना करता है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट देखते हैं गृह युद्ध। जब किसी देखिए गृह युद्ध के बारे में कुछ देखते हैं यहाँ पे
गृह युद्ध जो है जब किसी देश में विभिन्न सरकार विरोधी गुट हिंसक लड़ाई में शामिल हो जाता है और युद्ध का रूप ले लेता है। देखिए गृह युद्ध क्या है, तो गृह मतलब होता है घर, और गृह युद्ध मतलब कि गृह युद्ध होता है एक ही देश में। जैसे कि मान लीजिए देश के मतलब देश और देश अगर लड़ाई करेगा, जैसे कि मान लीजिए कोई भी देश लड़ाई करेगा तो वो हमारा गृह युद्ध ना होगा। तो गृह युद्ध क्या होगा, तो गृह युद्ध हुआ था कहाँ, श्रीलंका में। तो मतलब एक ही देश में, देश के अंदर जो लड़ाई हो मतलब अपने में, उसी को गृह युद्ध बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग अपने में विरोधी करने लगे, ये होगा वे होगा, तो गृह युद्ध कुछ समय चला, जो कि लगभग इससे बहुत नुकसान हुआ था। क्या, तो आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ आई थी, जैसे कि सामाजिक एंड सांस्कृतिक ये सब मतलब परेशानियाँ आई गृह युद्ध के कारण। गृह युद्ध कब खत्म हुआ था, देखिए इसका अंत हुआ था 2009 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका जो अंत हुआ था, गृह युद्ध का अंत, गृह युद्ध का अंत हुआ था यहाँ पे हमारा, गृह युद्ध का अंत हुआ था कब, गृह युद्ध का अंत हुआ था 2009। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं आप लोग। देखिए फिर है, हाँ ये समझिए, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखते हैं हम लोग युक्तिपरक। युक्तिपरक का मतलब क्या होता है, युक्तिपरक यानी कि समझदारी, यानी कि कोई भी फैसला जो नैतिकता के विपरीत लाभ हानि को ध्यान में रख कर लिया गया हो। मतलब देखिए युक्तिपरक मतलब समझदारी के अनुसार कोई भी फैसला लीजिएगा तो लाभ हानि को देखते हुए फैसला लिया जाता है ना। तो युक्तिपरक का मतलब यही तो है, नैतिकता का विपरीत लाभ हानि को ध्यान में रखकर लिया गया हो फैसला कोई भी। ठीक है, फिर क्या है, सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण, ध्यान दीजिएगा इस पे समझिएगा। सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता को सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटना। अब इसको ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को गौर कीजिएगा। देखिए अब ये जो है विधायिका एंड कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो देखिए विधायिका का जो काम होता है, विधायिका में क्या क्या कौन से लोग होते हैं, तो वे नेता लोग होते हैं, और कार्यपालिका में IAS DM ये सब कार्यपालिका में होते हैं, और न्यायपालिका मतलब न्यायपालिका में कौन लोग होते हैं, तो पुलिस, कोर्ट कचहरी, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए इन सब का वर्क क्या होता है, तो नेता लोग जो हैं ये लोग कानून बनाते हैं विधायिका में, एंड कार्यपालिका जो है ISDM वगैरह, इसके द्वारा बनाए गए कानून को अच्छे से लागू करते हैं ये लोग। ठीक है ना, और न्यायपालिका जो है कचहरी में, जैसे कि मान लीजिए कोई भी मतलब दुर्व्यवहार करता है, किसी के साथ अत्याचार करता है, तो उसको सुधारने के लिए होती है ये व्यवस्था, है ना। और ये जो है ये तीनों एक दूसरे के समान होता है, और ये कोई भी अंग का अपने पद का मतलब ये तीनों जो हैं एक समान होते हैं, और अपने किसी भी अंग मतलब इसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। एक दूसरे को ये लोग सहमत होकर हर फैसला ले सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ताकि मतलब एकजुट रहते हैं ताकि सत्ता का संतुलन बना रहे। यह क्षैतिज बंटवारा यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका एंड विधायिका। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी तरह समझ गए। अब देखिए सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। देखिए इसको क्या है, तो सत्ता को विभिन्न स्तर के सरकारों के मध्य बांटना, जैसे केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार। तो ये जो है ये स्तर कैसे होता है, तो ये स्तरीय बंटवारा है ऊर्ध्वाधर, यानी कि जैसे देखिए केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के नीचे हमारा राज्य सरकार है, राज्य सरकार के नीचे हमारा स्थानीय सरकार है। अब समझने के लिए जैसे कि मान लीजिए केंद्र सरकार में मतलब मोदी जी हो गए, और मोदी जी के नीचे कौन से हो गए, योगी जी हो गए राज्य सरकार, और स्थानीय सरकार हो गए सरपंच, मान लीजिए अपने गाँव के कोई सरपंच हो गए। तो ये सब मतलब केंद्र सरकार हो गए, केंद्र सरकार के नीचे क्या हो गया, राज्य सरकार, और राज्य सरकार के नीचे कौन हो गया, स्थानीय सरकार। ठीक है, अब देखिए सामुदायिक सरकार, विभिन्न धार्मिक भाषाएं और सामाजिक समूहों द्वारा अपने लिए चुनी हुई सरकार। ये सामुदायिक सरकार है जो विभिन्न धार्मिक भाषाएं और सामाजिक समूहों द्वारा अपने लिए चुनी हुई सरकार है। ठीक है, और 20 नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं।
अब देखिए इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग 10th क्लास के बच्चे हैं तो गौर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए आज का जो पैटर्न है हमारा एग्जाम का, तो वो कुछ अलग से पूछ रहा है क्वेश्चन, घुमा फिरा कर पूछ रहा है। पहले क्या होता था कि पहले रिपीटेशन कर देता था, क्वेश्चन बैंक से हम लोग देख लेते थे, पढ़ लेते थे, तो कुछ क्वेश्चन लड़ जाता था। तो अब आ रहा है इस सिलेबस से, लेकिन कुछ घुमा फिरा कर दे रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं हो रहा है, क्वेश्चन आसानी है, बस समझना है आप लोग को। तो उस तरह कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? तो वो है 4 बार। और दूसरा क्वेश्चन है श्रीलंका में सिहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया? तो वो है बहुसंख्यवाद सरकार। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बेल्जियम में किस जातीय समूह की आबादी सबसे अधिक है? देखिए बेल्जियम में सबसे मतलब अधिक आबादी किसकी है? तो डच लोगों की आबादी अधिक थी, मतलब 59% थी, है ना। मतलब पहले मैंने बताया श्रीलंका में सबसे अधिक संख्या किस सामाजिक समूह की थी? तो वो श्रीलंका में थी सिहली, ठीक है, 74%। एंड बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं? तो बेल्जियम में 2 भाषाएं मुख्य रूप से कौन बोली जाती थी? डच और फ्रेंच। डच मतलब 59% बोली जाती थी और फ्रेंच 40%, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है ब्रुसेल्स। ओके, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित? यहाँ पर रिपीटेशन हो गया, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शांति संपन्न है? तो वो है फ्रेंच। कम आबादी थी, कम लोग भी थे फ्रेंच में, लेकिन वो क्या थे? शांति से संतुष्टि थे और वृद्धि थे, ठीक है, फ्रेंच लोग। और वहाँ पे मतलब जो डच वाले लोग थे 59% आबादी थी, लेकिन वो लोग संतुष्ट नहीं थे, है ना। देखिए बहुसंख्यकवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय तक गृह युद्ध की आग में झुलसता रहा? तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका देखिए गृह युद्ध के कारण झुलसता रहा कुछ समय तक, मैंने बताया आप लोग को। होगा ही भाई ये सब, जिस देश में ऐसा हो जाए, ठीक है। सत्ता की साझेदारी किस चीज़ में सर्वाधिक सहायक है? तो देखिए सत्ता की साझेदारी जो है किस चीज़ में सर्वाधिक मतलब सहायक है? तो संघर्ष को रोकने में, है ना। बेल्जियम में साझेदारी किस चीज़ में, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो बेल्जियम में जो है सामुदायिक सरकार के द्वारा चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भाषा के आधार पर डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग। ओके, अब देखिए 11 क्वेश्चन जो है, श्रीलंका में सिहली भाषी लोगों का संबंध किस धर्म से है? तो वो है बौद्ध धर्म से। ओके फ्रेंड्स, देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए 3 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन जो है, अच्छी तरह से समझते हैं इसको। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। तो अगर क्वेश्चन दे देगा कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए, तो इसको इस प्रकार देंगे हम लोग, क्या? फर्स्ट नंबर लिखेंगे टाइप हम, सत्ता का क्षैतिज वितरण जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। इसको मैंने आपको अभी भी अच्छी से समझाया है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, बस आपको क्वेश्चन समझना है, पढ़ना है, अंडरस्टूड होना है, और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आप कहीं भी एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना समझ में, वहाँ वीडियो एक बार देख सकते हैं, ताकि मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो, अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया है कि आप लोग को कम ही समय में ये एक चैप्टर क्लियर हो जाए। चैप्टर पढ़ने में हालांकि लंबा है, लेकिन आप लोग को मैंने कोशिश किया कि आप लोग को 15, 20, 25 मिनट जो भी लगे समझ में आ जाए। देखिए आगे देखते हैं क्या है, सत्ता की साझेदारी के लिए विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है हमारा सत्ता का क्षैतिज वितरण यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दूसरा क्या है, सत्ता को ऊर्ध्वाधर वितरण, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार यानी कि राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ठीक है। और सामुदायिक सरकार, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। और फोर्थ है हमारा दबाव समूह यानी कि दबाव समूह के द्वारा भागीदारी। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच तनाव के क्या कारण थे? तो ये क्या कारण थे ये देखते हैं। देखिए ये जो है बहुसंख्यक डच की अवहेलना, हाँ तो ये बहुसंख्यक डच की अवहेलना करता था, ठीक है। और अल्पसंख्यक फ्रेंच का अधिकतर ताकतवर और समृद्ध होना, ये भी था। एंड आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ एक खास समुदाय का सीमित रहना, और राजनीतिक सत्ता का समुदाय विरोध विशेष में केंद्रित थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, श्रीलंका में बहुसंख्यवाद ने किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया?
देखिए श्रीलंका में जो है बहुसंख्यवाद किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया था, तो जो इस प्रकार है, आइए ध्यान से समझते हैं, देखते हुए। देखिए बहुसंख्यकवाद के तहत सिंहलियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया एंड सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिंहलियों का एकाधिकार, ठीक है। देखिए तो सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिंहलियों का एकाधिकार एंड थर्ड है सिंहली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा दिया, और क्या तमिलों के हितों के दरकिनार रख करना एंड तमिलों को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखना, ये सब मुख्य कारण थी क्या, मतलब तनाव को जन्म दिया था, है ना। देखिए सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तर्क दीजिए, ये बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्यों आवश्यक है भाई, तो क्या है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करता है, सही बात है, एंड लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है, और यह राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है, एकदम सही बात है। देखिए ये जो सत्ता की साझेदारी है इसके अनुसार मतलब ये सब सही बातें हैं, ठीक है। सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाता है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या लॉन्ग क्वेश्चंस, ये देखिए ये सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं हम लोग। सामाजिक विभिन्नताओं और शासन वाले में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन है कि सामाजिक विभिन्नताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है। देखिए तो इसको इस प्रकार करेंगे हम लोग, विभिन्न सामाजिक समूह जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन एंड सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों और महिलाओं को विधायिका में हिस्सेदारी देना, और क्या है अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण देकर एंड अत्यंत पिछड़े हुए वर्गों के लिए अलग से सरकारी नीतियां बनाना, ठीक है। अब श्रीलंका में पास हुए 1950 के कानून के अनुसार सिंहली लोग के वर्चस्व के 3 प्रावधान लिखिए। तो थर्ड प्रावधान लिखना है आप लोग को, अगर ये क्वेश्चन अगर पूछ लेता है तो आप लोग ऐसे इस प्रकार आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, इस तरह मतलब दे सकते हैं। तो देखिए क्या है, तो सिंहली भाषा को श्रीलंका की राजकीय भाषा घोषित करना, और सिंहली लोग को शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देना, एंड थर्ड है हमारा सिंहली लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार, ओके। और देखिए 7 क्वेश्चन हमारा, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर स्पष्ट करें। ये आप टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो इसको आप लोग अंतर स्पष्ट कर सकते हैं एकदम अच्छी तरह से। क्या, तो इसके अंतर्गत जो ऊर्ध्वाधर वितरण है सत्ता का, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों, केंद्र, राज्य, स्थानीय राज्य यानी कि राज्य सरकार में सत्ता का बंटवारा, और इसमें उच्च तथा निम्नतर स्तर की सरकारें होती हैं, हाँ एकदम होती है। इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करता है, हाँ करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, केंद्र सरकार के नीचे राज्य सरकार है, राज्य सरकार के नीचे स्थानीय सरकार है। एग्जाम्पल में दिया क्या कि मोदी जी जो हैं केंद्र सरकार, और राज्य सरकार हैं योगी जी, एंड स्थानीय सरकार हमारे सरपंच हो गए, है ना। तो उदाहरण मतलब आप लोग समझ गए। अब देखिए क्षैतिज वितरण में क्या, क्षैतिज वितरण में मैंने अभी समझाया आप लोग को अच्छे से। देखिए इसमें जो है, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। देखिए इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करता है, यस। इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है, ये अच्छी तरह से मैंने समझाया। विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, ये सब एक दूसरे के समान है और अच्छे से नियंत्रण में रखते हैं। अपने पद का अपने दुरुपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, करना भी नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, कैसे किया गया। तो देखिए बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान इस प्रकार हुआ है। केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच की भाषी मंत्रियों का समान संख्या, ठीक है, और केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियों को क्षेत्रीय सरकारों को सौंपना, केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियों को क्षेत्रीय सरकारों को सौंपना, एंड केंद्रीय सरकार में दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व और
सामुदायिक सरकार का गठन क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकारों को विभिन्न मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, है ना। अगर इतना आप लोग समझ लिए तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। विभिन्न दबाव समूहों और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसको समझते हैं। देखिए, ये दिया है कि व्यापारी, उद्योगपति, किसान और उद्योगपति मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों की सक्रिय होना, हित समूह एवं दबाव समूह का सरकार की विभिन्न समितियों में सीधे भागीदारी करना, सरकार के ऊपर दबाव बनाकर महत्वपूर्ण फैसले के लिए सरकार को बाध्य करना, अपने अपने वर्ग के हितों को बढ़ावा देना, जनता की मुख्य समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फास्ट होगा तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैंने सोचा है कि आप लोग कम समय में अच्छी तरह से बता सकूं। मैंने कोशिश भी किया है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड हो रहे होंगे, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ये लास्ट टॉपिक है हमारा। अब लास्ट देख लेते हैं क्या। हाँ, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, तमिल भाषी लोगों की क्या मांग थी, क्या मांग है, तो वो जो है तमिल भाषी क्या मांग थी, तो श्रीलंका में तमिल भाषी लोगों ने अपने राजनीतिक दलों के माध्यम से निम्नलिखित मांगे रखी। तो जो इस प्रकार है, देखिए, तमिल भाषा को राजभाषा बनाया जाए, क्षेत्रीय स्वतंत्रता की दी जाए एंड अन्य जातीय समूहों के समान शिक्षा तथा रोजगार की सुविधा दी जाए। 1980 के दशक में तमिल सरकार बनाने की मांग थी। ये किनकी मतलब मांगे थी, तो तमिल भाषी के लोगों की यही मांग थी। ठीक है, अब देखिए 12 जो है क्वेश्चन हमारा कि भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग उठाई जाती रही है। क्या उन्हें अधिक शक्तियाँ दी जानी चाहिए या नहीं, कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए, भारत में एक सशक्त केंद्रीय सरकार है और संघीय संविधान जो विविधताओं को समेट सकता है, परंतु अनेक राज्यों ने केंद्र मुकाबले ज़्यादा स्वतंत्रता की मांग उठाई। इसके समर्थन में तर्क इस प्रकार है, शक्ति विभाजन को राज्य के पक्ष में बदला जाए और राज्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिक अधिकार दिए जाएं तथा आय के स्वतंत्र साधन हो तथा संसाधन पर भी राज्य का नियंत्रण हो, प्रकाशीय शक्तियाँ प्राप्त हो, राज्य को वित्तीय स्वतंत्रता तथा प्रकाशीय स्वतंत्रता प्रदान कर वर्तमान ढांचे का अधिक कार्यकुशल और सामंजस्यपूर्ण बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पर आप लोग घर बैठे 10th क्लास की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप लोग की जो भी डिमांड होगी मैं अवश्य पूरा करूँगा। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।